जब मोहन भागवत जी ने ये कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, असत्य का प्रयोग करके चुनाव में संघ जैसी संस्थाओं को भी लपेटा गया, ये कहना कि मैं उनको विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहूँगा, क्योंकि वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना सत्ताधारी पार्टी है। मोहन भागवत जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि जब भारत देश की जनता मोदी और शाह के कुकर्मों से परेशान हो चुकी होगी, त्रस्त हो चुकी होगी, उन्हें 1 मिनट के लिए भी कुर्सी पर देखना नहीं चाहती होगी, तो उसी समय पर सत्ता भाजपा के पास ही रहे, इसलिए बीजेपी में ही एक नया गुट प्रकट करके सामने रखा जाएगा विकल्प के तौर पर, ताकि सत्ता छटक कर इंडिया गठबंधन के पास न जाए। मोहन भागवत के द्वारा वो बयान देना ऐसे ही नहीं था, वो पूरा एक चक्रव्यूह का हिस्सा है और उसको अब धीरे धीरे अगले 6 महीनों में पूरे तौर तरीकों के साथ आमली जामा पहनाना है। अब मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट के बाद वरिष्ठ आरएसएस के सदस्य इंद्रेश कुमार जी का भी स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो श्री राम जी के लिए जिन्होंने मेहनत की उनको अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, इसलिए प्रभु श्री राम ने उनको 240 पर ही रोक दिया। ये इंद्रेश कुमार जो पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को संबोधित करते हैं, आरएसएस के सक्रिय सदस्य हैं कई सालों से, उनका ये स्टेटमेंट आ गया है। मोहन भागवत जी के द्वारा अब आरएसएस के लोगों का स्टेटमेंट आना और यही बात धीरे धीरे पूरे समाज में फैलना और इंडिया गठबंधन की विचारधारा के अनुरूप कई कामों को अंजाम देना और चुनावी विकल्प के तौर पर भाजपा में ही एक अलग गुट दिखाना देश की जनता को, ताकि सत्ता जब विस्थापित मोदी शाह को करे तो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप खड़ा किया जाए बीजेपी की एक नए गुट को कि देखिए हिंदू भाइयों, कहीं दूर मत जाओ, बीजेपी की से सत्ता मत छीनो, असल दोस्त तो मोदी साहब का ही है, इन्होंने ही सारे कुकर्म किए हैं। इसलिए ये है ना नितिन गडकरी, ये है ना दूसरे भाजपा के नेता, इनके करकमलों को देखो, इनको सत्ता दो, क्यों इंडिया गठबंधन की तरफ भाग रहे हो। इंद्रेश कुमार जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, बहुत कुछ कहता है मोहन भागवत का स्टेटमेंट आने के बाद। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। मुझे बताइए, ये इंद्रेश कुमार जी और मोहन भागवत जी जब मोदी साहब पिछले 10 सालों में कुकर्मों को अंजाम दे रहे थे उस समय पर कहाँ थे? जब इस देश में किसानों को कुचला जा रहा था, महिला पहलवानों के बालों को पकड़कर इनको मुख को नोचा जा रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे कह रहे थे अपने आप को कि मैं बाहुबली हूं, और किसानों के हत्यारे लखीमपुर खींडी वाले अजय मिश्रा टेनी चैलेंज किसानों को दे रहा था, संविधान को कुचल करके विपक्ष को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, संसद से भगाया जा रहा है, जितने भी अलोकतांत्रिक कदम हुए, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करना, बलात्कारियों के आरोपियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना, चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, पूंजीपतियों को देश के तमाम संसाधन लुटा देना, उस समय पर मोहन भागवत जी कहाँ थे? उस समय पर ये इंद्रेश कुमार जी कहाँ थे? अब एकाएक 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद इन्हें बुद्धि में देश की जनता के हक में बोलना कैसे खुशनुमार आ रहा है? ये चक्रव्यूह का हिस्सा है। इन्होंने एक बात और ऐड की इंद्रेश कुमार जी ने कि देखिए ये तो जो राम के प्रति जिन्होंने आदर किया था, उनके लिए काम किया था, उनकी सेवा की थी, तो 240 पर रुक गए क्योंकि अहंकार आ गया था। और जो राम को नहीं मानते थे, राम नाम से ही चिढ़ते थे, उसके बारे में गलत प्रचार करते थे, उन सबको 230-32 पर ही रोक दिया। यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ इनका इशारा है। मतलब साफ है कि हाँ, जो कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के आज बैठे हैं, पिछले 10 साल तक राज किया उन्होंने, उनमें खोट है, लेकिन खोट है तो इंडिया गठबंधन वाले डबल खोट के साथ बैठे, तो वहां नहीं जाना है। मौजूदा खोट है तो उन्हीं का बीजेपी पार्टी के अंदर ही एक विकल्प ढूंढना है। इंडिया गठबंधन को कोसते हुए आरएसएस के इंद्रेश कुमार जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए।
जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। कुछ दिमाग की बत्ती जली और ये स्टेटमेंट अब इंद्रेश कुमार जी के द्वारा आई है। धीरे धीरे ऐसी स्टेटमेंट दूसरे आरएसएस के सक्रिय और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे धर्मगुरु भी कहने लगेंगे और एक विकल्प के तौर पर तब तक भारतीय जनता पार्टी में दूसरा नेता खड़ा किया जा चुका होगा। जो जो कुकर्म किए, जिनके चलते भारी वोट बैंक का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और वही वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पाले में गया है, उसके ऊपर काम करना इस पूरी मंडली में सब है शामिल। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कहने को इस तरह की बातें कर रहे हैं, काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर लोकसभा चुनाव में हुआ है, वो नुकसान दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए कहाँ काम करने की ज़रूरत है? अब जहाँ विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हिंदुत्व का कार्ड जहाँ खेला जाना है, हरियाणा और महाराष्ट्र में सबसे पहले चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। हरियाणा में ताबड़तोड़ काम करने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। अग्निवीर को लेकर अब स्टेटमेंट आ गए हैं कि अग्निवीर को एक्सटेंड 4 साल से 8 साल या 10 साल तक के लिए किया जा सकता है और 25% 1/4 को परमानेंट किया जाता है, उसकी जगह 50% किया जा सकता है। अग्निवीर को डस्टबिन में डालने का ऐलान किसका था? विपक्ष का। इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन तीनों तिगड़ियों ने भाजपा को गहरी चोट मारी है। इसीलिए अब धीरे धीरे यही देखना संघ वाले संविधान के बारे में भी बात करते हुए नजर आएंगे। मोदी शाह के ऊपर 1-2 इंटरव्यू में ज़रूर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इन्होंने नज़रअंदाज किया। जिस तरीके से मणिपुर का वो स्टेटमेंट दे रहे थे, उसी समय पर इन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया जो न होना चाहिए था। विपक्ष को क्रूरता की हदों से ज़्यादा दुखी किया गया, ये मोहन भागवत कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट में कहना चाहते थे और अब उसको भुनाने का वोट के रूप में समय आ गया है। महाराष्ट्र में लेकर चलता हूँ। एकनाथ शिंदे की जी के साथ आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस भी हैं भाजपा के महाराष्ट्र के प्रभारी, जो इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन रोका गया। क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं इस वीडियो में? ये वक्फ बोर्ड को, जो नया वक्फ बोर्ड बना है, उनका उद्घाटन करने के साथ साथ 10 करोड़ रुपया देने का ऐलान करके आ रहे हैं। और इन 10 करोड़ का ऐलान होते ही 2 करोड़ रुपया तत्काल रूप से वक्फ बोर्ड को इन्होंने जारी भी कर दिए, 2 करोड़ रुपया वितरित भी कर दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, चुनाव हारने के बाद लोकसभा में ये फडणवीस जी का स्टेटमेंट है कि अल्पसंख्यकों के वोट उद्धव ठाकरे की तरफ गए, इसलिए वो जीत गए, हम हार गए। कहाँ जाएंगे मोदी जी? मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे, पॉलिसी वर्सिटी एक्ट को खत्म कर देंगे, एनआरसी सीए लेकर आएंगे। कहाँ जाओगे मोदी जी? अब कहाँ गई हिंदुत्व की राजनीति? यहीं आपके पार्टनर जिनके साथ आपने गठबंधन किया है, वहीं कह रहे हैं और बाकायदा ऐलान करके आ रहे हैं और वितरित भी 2 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को कर दे रहे, और आप वक्फ बोर्ड को 100 दिन के अंदर खत्म करने का प्लान बना चुके थे। अब क्या हो गया? जिनके साथ आपने सरकार बनाई है, हिंदुत्व का मॉडल लेकर आप पूरे देश में घूमते रहे, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग की छाप वाला मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, और उसी वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का ऐलान करने के नाम पर वोट मांगे। लेकिन यूपी से धक्का लग गया तो अब वक्फ बोर्ड को डोनेशन ही देने लग गए, अब मुसलमान इतने प्रिय लगने लग गए। अजीब बात है। देवेंद्र फडणवीस जी एकनाथ शिंदे के पीछे पीछे टहल रहे हैं और ऐलान करने के वक्त अपनी मौजूदगी वहाँ पर दर्ज करा रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र में होने हैं, वोट मिल जाए किसी न किसी तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ? वक्फ बोर्ड को पैसे देना, वक्फ बोर्ड बनाया किसने था, वक्फ बोर्ड किस बिना पर मुसलमानों के संस्थाओं को अलॉट किया गया था, कांग्रेस की सरकारों में हुआ था, ये सबको पता है। और उसी को प्रफुल्लित कर रहे थे, मतलब मुसलमानों को जो ये वक्फ बोर्ड दिया गया था, कोई गलत नहीं दिया गया था, उसी को डोनेशन दे रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर कमलों से बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं है। तो विचारधारा किसकी हुई है? विपक्ष की विचारधारा को अपना रहे हैं ना। अग्निवीर को खत्म करने को लेकर स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब विपक्ष के मैनिफेस्टो को अपना रहे हैं ना। वो जो 400 पार का नारा दिया था, किसने दिया था? एक अकेला सब पर भारी, मोदी जी ने दिया था ना। नई संसद है, उसके बाद 400 बार चलता गया। वो तो थोड़ा गलत
लोगों के अंदर इनके राजनेताओं ने या फिर असल में भाजपाइयों की मंशा हो सकती थी कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना। अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, तमाम नेताओं ने दिए ना बयानात। दलित समुदाय के लोगों में भय हुआ, उन्हें लगा कि संविधान बदल देंगे। और आरएसएस भी इसी तरह के स्टेटमेंट दे चुका था अतीत में कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर ख़त्म करना चाहिए। तो भय बन गया और ये तिगड़ी अल्पसंख्यकों की और दलितों के पिछड़ों की मजबूत बन गई और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाल दिया। अब 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था तो इनके ऊपर ही ठिकरा फोड़ रहे हैं। यहीं एकनाथ शिंदे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 400 पार के नारे को गलत तरीके से प्रदर्शित कर दिया गया, जिसके कारण हम हार गए। यानी कि अभी क्वेश्चन मार्क वहीं मोदी शाह के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ना। ये तो 400 पार का ठिकरा फोड़ा जा रहा है, देख लीजिए। इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन आगे क्या होगा? ये तो 400 पार का ठिकरा फोड़ा ना। आगे अग्निवीर, किसानों के ऊपर गोली चलाना, महिला पहलवानों के साथ गलत करना, पूंजीपतियों को सब कुछ अलॉट कर देना, जितने भी गंदे और कुकर्म काम मोदी शाह के नेतृत्व में मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुए हैं, सबको इनके ऊपर ही ठिकरा फोड़ दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि इन्होंने गलत किया। विकल्प नया दिखाया जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है? कितने साल इनका जुल्म सहने के बाद भी इन्होंने लोकतंत्र और संविधान को अपने ठेंगे के ऊपर चलाया। बनी बनाई पार्टियों को तोड़ दिया, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया, पूंजीपतियों को सब कुछ बांट दिया, बेरोजगार लोगों को कर दिया, व्यापारी वर्ग गर्त में चला गया, कर्जे का ढेर लोगों के ऊपर लगा हुआ है। वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इनकी गलती यही है, या फिर ये अपने आप को ज़्यादा चतुर समझते हैं। इस देश की जनता की मेमोरी शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब पीछे हुए अन्याय को जनता कुछ दिनों तक ही याद रखेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में जैसे नतीजे आए हैं और इतने कम समय में देश की जनता जागरूक हुई है, संघ और बीजेपी और इनके प्रचारक जगह जगह जाकर आगे आने वाले समय में मोदी शाह के ऊपर सारे कुकर्मों का ठिकरा फोड़कर बीजेपी में ही एक नए विकल्प दिखाएंगे, वो कामयाब हो पाएगा। मोदी मीडिया और तमाम नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर जो इनके स्लीपर सेल मौजूद हैं, वो आपको यही दिखाएंगे कि आरएसएस ने खुला मोर्चे का ऐलान कर दिया है बीजेपी के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ। वो जनता के साथ आकर खड़ा हो गया है, लेकिन ये इन्हीं की चाल है जिसमें मोदी शाह स्वयं मिले हुए हैं। इनको पता है कि तुम्हारे नाम के आगे अब और वोट बैंक नहीं जुड़ने वाला, तुम बीजेपी की विचारधारा को ख़त्म कर दोगे अगर तुम ही सत्ता के ऊपर काबिज रहे, इसलिए इसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अगले 6 महीनों में रिकॉर्ड बना लिया, 3 बार प्रधानमंत्री बनने का बीजेपी के नाम हो गया। अगले 3 महीनों में मोदी शाह से 6 महीने, 3 महीने या साल भर ज़्यादा से ज़्यादा है, ये सत्ता हस्तांतरित करनी है बीजेपी से बीजेपी में ही। इंडिया गठबंधन के पास न चली जाए, क्योंकि फिर संघ के लोग जगह जगह मंदिरों को हड़प कर बैठे हुए हैं, उनका चंदा चबा रहे हैं और सारे सरकारी संस्थानों के ऊपर इनके प्रिय पूंजीपति बैठे हुए हैं, जिन पैसे से आगे आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान का खात्मा करना है, मजदूर बनाना है देश की जनता को, पढ़े लिखे को बेरोजगार बनाकर भ्रष्टाचार करके शिक्षा जैसी संस्थाओं में, नीट जैसे एग्जाम में मामले को कोर्ट के दौरान पेंडिंग रखना है। तब तक समय मिल जाए और देश की जनता को मजदूर बनाने के लिए, पूंजीपतियों को गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया जाए, यही इनकी पटकथा है। आईआईटी जैसे संस्थानों से शिक्षित होकर के, ग्रेजुएट होकर के जो विद्यार्थी निकल रहे हैं, उनको रोजगार तक नहीं मिल रहा। ये स्थिति एजुकेशन की लेवल की कर दी गई है। शिक्षण संस्थाओं के डाटा को उठाकर देखोगे तो पिछले 10 साल में उनके ऊपर सीरियसली कोई काम नहीं हो रहा है। यही तो होता है, देश के लोगों जितने शिक्षित होंगे उतने ज़्यादा सवाल पूछेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। इसलिए शिक्षित ही मत होने दो। जो शिक्षित हो रहे हैं जिद के ऊपर अड़ करके, उनको नौकरी मत दो, फिर अपने पैरों के ऊपर खड़े कैसे होंगे? बहुत लंबी चाल है, जिसको अंजाम देने के लिए कम से कम 10-15 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। इसलिए अब अगर ज़रूरत आन पड़ी है मोदी शाह के चेहरे को बदलने की, तो उसको भी अंजाम दिया जाएगा। संभलिए, इस देश का लोकतंत्र को ख़त्म करने की गहरी चालें चली जा रही हैं। जो दिखाया जा रहा है वो वैसा नहीं है। दिमाग की बत्ती चलाइए, मिंटोस खाइए, और आपके साथ यही भाजपाई और संघ वाले, जिसमें मोदी शाह और गडकरी जैसे नेता भी शामिल हैं, आपके साथ धोखा करने जा रहे हैं।
विपक्ष को ख़त्म कर देंगे समय मिलते ही, एक नेता एक पार्टी रहेगी, फिर धीरे धीरे आपको कुचलते जाएंगे, सारे हक को गबन करते हुए जाएंगे। आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आवाज़ उठाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कानून बना दिए जाएंगे, नियम बना दिए जाएंगे कि कोई हड़ताल नहीं कर सकता, सड़क पर आ नहीं सकता, अपने मांगों को उठाएंगे तो बदनाम करके आपको ऊपर झूठे केस मढ़ करके ठूस दिया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन, अगर किसान एकत्रित होकर आवाज़ उठा पा रहे हैं, इनके जुल्म के आगे भी गोली चलाने के बाद भी वापस नहीं मुड़ रहे, तो सबसे पहला इलाज उन्हें किसानों का किया जाना है। शुरू हो गया, बॉर्डर के ऊपर बैठे ना किसान, जो अरेस्ट कर लिए उनको जमानत मिल रही, और जो किसान नेता हैं उनके फटाफट सम्मान आने लगे हैं। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इस संगठन को जो आवाज़ दूसरों के लिए भी उठा सकते हैं, समय उनके पास है, तो सबसे पहले इन्हीं को गर्त में डालने की ज़रूरत है। इसीलिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति भी उसी के अकॉर्डिंग शुरू हो गई है। किसानों को जाट वर्ग से दिखाओ और 35-1 की राजनीति करो, बाकी सभी जातियों को खुश करने की कोशिश करो, चाहे फ्री के प्लॉट आवंटन करने हो या और भी स्पेशल स्कीम चलानी हो। जाटों और किसानों को बदनाम करना हो, किसान आंदोलन को बदनाम करना है, चाहे बेशक से उनके ऊपर जाट का तमगा लगाना पड़े, कितना भी बड़ा षड्यंत्र चलाना पड़े, पानी की तरह पैसा फेंकना पड़े, दुष्प्रचार में ये लोग करेंगे। जुल्म की कितनी ही बड़ी लोकतांत्रिक और असंवैधानिक पटकथा पर जाना हो, ये करेंगे। हर उठती आवाज़ को दबाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और रोड़ा जो किसान बन सकते हैं उन किसानों का इलाज करेंगे। जो किसान नेता अब बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सम्मन जारी होगी। पुलिसिया कार्रवाई बड़ी तेज़ गति से हो गई है, ताकि हरियाणा विधानसभा से चुनाव से पहले किसानों को बदनाम कर दिया जाए और ये दिखाया जाए कि किसान आंदोलन से कोई राजनीति प्रभावित नहीं होती। इनको आम जनता की अमन और चैन का दुश्मन दिखाया जाए। किसानों को MSP दे दी तो बाकी जनता महंगाई के कारण भूखी मर जाएगी, खाने पीने के अनाज जैसी और दालें जैसी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इस तरीके से बदनाम किया जाएगा। रुको तो सही आप, ये सब एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। जागो मेरे देश की जनता, जागो। जगाते रहेंगे हम तब तक हैं जब तक तो समझने की ज़रूरत है। बता देंगे सारा खेल आपको, बस दिमाग में घुसाने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा देखिए, समझिए, दिमाग के दरवाजे खोलिए। संघियों की चाल में अब भी फंसोगे तो भाई साहब कोई आपको बचा नहीं सकेगा। नमस्कार।